फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अड्डा पब्लिकेशन का सेट नंबर 29 नंबर करेंगे। ये म्यूजिक का सेट है जो कि बीपीएससी ट्री 4 के लिए, स्टेट के लिए, DSSB के लिए या फिर रेलवे या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें म्यूजिक पूछता है, वो सब एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। अब तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि अनुदात्त स्वर कितनी श्रुतियाँ से युक्त थे। तो अनुदात्त स्वर जो है ये कितनी श्रुतियों से युक्त थे? तो ये थे आपको 3 श्रुतियों से युक्त। ठीक है, फर्स्ट का 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों के स्वर थे? तो स्वरित स्वर जो थे ये थे आपको 4 श्रुतियों के स्वर। ठीक है, अनुदात्त स्वर हो गया 3 श्रुतियों के स्वर और स्वरित स्वर हो गया आपको 4 श्रुतियों के स्वर। 3 नंबर क्वेश्चन है, उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियाँ थी? तो उदात्त स्वर में थी आपको कितनी श्रुतियाँ? ये 2 श्रुतियाँ थी। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों की श्रुतियाँ हम लोग देख लिए, तीनों स्वर की। तो उदात्त की कितनी हो गई? 2 हो गई, अनुदात्त की 3 हो गई और स्वरित की 4 हो गई। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्वरित को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में स्वरित को स्वार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? स्वार के नाम से जाना जाता था। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया? तो महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पे मध्यम को स्थापित किया था। किसको? मध्यम को स्थापित किया था। 6 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये बोल रहा है 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया था? तो 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने स्थापित किया था आपको किस स्वर का? तो निषाद का, निषाद को स्थापित किए थे। और 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पे कौन सा स्वर था? तो 11वीं श्रुति पे कौन सा स्वर था फ्रेंड्स? तो अंतर गंधार था 11वीं श्रुति पे, अंतर गंधार। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था? तो प्राचीन समय में काकली निषाद जो है ये आपको किस श्रुति पे था? तो ये 2nd श्रुति पे था। किस पे था? तो 2nd श्रुति पे था। 9 नंबर क्वेश्चन है, गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तो उसे कहते हैं अंतर गंधार। क्या कहते हैं? अंतर गंधार कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गंधार जब अपने स्थान से 1 श्रुति चढ़ जाता है तो क्या कहलाता है? तो जब 1 श्रुति चढ़ जाएगा तो कहलाएगा साधारण गंधार, और जब 2 श्रुति चढ़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? तो वो अंतर गंधार कहलाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था की अपेक्षा चढ़ गया हो परंतु वह अगले स्वर तक न पहुंचा हो, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? यदि कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था की अपेक्षा चढ़ गया हो परंतु वह अगले स्वर तक न पहुंचा हो तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसी अवस्था को कहेंगे साधारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 12 नंबर, महर्षि भरत ने कितनी शुद्ध स्वर माने हैं? तो महर्षि भरत जो है कितने शुद्ध स्वर माने हैं फ्रेंड्स? तो ये माने हैं आपको 7 शुद्ध स्वर। 13 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि भरत ने कितने विकृत स्वर माने हैं? कितने विकृत स्वर माने हैं? तो 2 विकृत स्वर माने हैं। ठीक है, 2 विकृत स्वर माने हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि भरत ने विकृत स्वरों के नाम क्या थे? तो महर्षि भरत के विकृत स्वरों के नाम क्या थे? अंतर गंधार एवं काकली निषाद। एक अंतर गंधार था और एक काकली निषाद था इनका विकृत स्वर। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त होता है? तो स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति जो है ये किस ग्रंथ में मिला है सर्वप्रथम? तो ये मिला है आपको बृहदेशी में। बृहदेशी ग्रंथ में ही स्वर शब्द का पहला बार उपयोग किया गया है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि स्वर शब्द का पहला उपयोग किस ग्रंथ में किया गया है? तो बृहदेशी ग्रंथ में किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्रीनिवास ने कितने विकृत स्वर माने हैं? अब श्रीनिवास के बारे में पूछ रहा है कि ये कितने विकृत स्वर माने हैं? तो ये 5 विकृत स्वर माने हैं। ठीक है, 5 विकृत स्वर माने हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, ईरानी संगीत में स्वर को क्या कहा जाता है? तो ईरानी संगीत में स्वर को कहा जाता है मुकाम। नेक्स्ट है हमारा, कुल कितने मुकाम माने गए हैं? मतलब कुल कितने स्वर माने गए हैं ईरानी संगीत में? क्योंकि ईरानी संगीत में स्वर को क्या कहा जाता था?
तो मुकाम कहा जाता था। तो कुल कितने मुकाम थे? तो कुल मुकाम थे आपको 12। ठीक है, कुल स्वर ईरानी संगीत में 12 थे। 90 नंबर क्वेश्चन है, वीणा की तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई? तो वीणा की तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति जो है ये बनाने वाले थे हमारे अहोबल। कौन थे? अहोबल थे। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था? तो प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन जो कहलाता था ये कहलाता था गायथिक। गायथिक कहलाता था। ठीक है। 21 है, प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को कहते थे आर्चिक। आर्चिक कहते थे। 22 है, 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन काल में क्या कहते थे? तो 3 स्वरों से युक्त गायन को कहते थे सामिक। क्या कहते थे? सामिक। 23 नंबर क्वेश्चन देख ले, तो ये पूछ रहा है, भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से माना गया है? तो भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध जो माना गया है ये माना गया है लाल से। किससे? लाल से। सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित था? तो सुनहरी रंग बताइए फ्रेंड्स किस स्वर से संबंधित था? तो ये था आपको गंधार। सुनहरी रंग जो है ये गंधार से संबंधित था। नेक्स्ट है हमारा 25, किस पशु या पक्षी का संबंध निषाद स्वर से के साथ जोड़ा गया है? तो निषाद स्वर के साथ किस पक्षी या पशु का नाम जोड़ा जाता है? तो ये जाता है आपको हाथी का नाम। ठीक है, निषाद से हाथी का नाम जोड़ा जाता है। धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? तो धैवत स्वर का संबंध पूछ लेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बताइए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा विभत्स। ठीक है, विभत्स रस, धैवत स्वर का संबंध है विभत्स रस से। 27 है हमारा, भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाने लगा था? 27 क्या है? भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाने लगा था? तो ये जाना जाने लगा था आपको षड्ज के नाम से। भरतकालीन मध्यम स्वर जो है षड्ज के नाम से मध्यकाल में जाना जाने लगा था। फिर है आपको 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, भरत काल के षड्ज का स्थान मध्यकाल में किस स्वर ने ले लिया? तो षड्ज का स्थान कौन स्वर ले लिया था मध्यकाल में? तो ये ले लिया था आपको पंचम। कौन? पंचम। प्राचीन काल में गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है? प्राचीन काल का जो गंधार स्वर था वो आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है? तो ये बन गया कोमल गंधार। 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतर गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? तो अंतर गंधार स्वर को आधुनिक समय में कहा जाता है शुद्ध गंधार। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? शुद्ध गंधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में पूछा गया है, आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित माना गया है? ठीक है, तो जिसको वर्जित नहीं किया जा सकता है तो वो हो जाएगा आपको क्या? वो हो जाएगा आपको षड्ज। 32 है, भरत ने कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है? तो भरत ने कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है? तो ये कहे हैं नव और त्रयोदश, मतलब 9 और 13 का। ठीक है, अंतर को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा 33 है, पंडित सारंगदेव ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है? तो ये कहे हैं आपको अष्ट और द्वादश। ठीक है, अष्ट द्वादश को कहे हैं। 34 है हमारा, भारतीय विचारधारा में मूल या शुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदश श्रुत्यांतर कितनी बार आना चाहिए? बोल रहा है भारतीय विचारधारा में मूल या शुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदश श्रुत्यांतर कितनी बार आना चाहिए? तो 13 का अंतर कितने बार आना चाहिए? तो ये आना चाहिए आपको 3 बार। षड्ज पंचम का आपसी गुणांतर कितना है? तो षड्ज पंचम का आपसी गुणांतर हो जाता है आपको 3:2। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 35 तो हो गया, 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 में क्या कहा गया है?
षडज मध्यम का आपसी गुणांतर, रेशियो पूछा गया षडज और मध्यम का। तो षडज मध्यम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा आपको 4:3। आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं। तो आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं, तो ये माने गए हैं आपको 3। 38 है, किसी स्वर को बजाने से उसमें से कुछ अन्य स्वर भी सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, इन स्वरों को क्या कहा जाता है। तो किसी स्वर को बजाने से उसमें से जो कुछ अन्य स्वर सूक्ष्म रूप से निकलते हैं उनको कहा जाता है क्या, तो स्वयंभू स्वर कहा जाता है, स्वयंभू स्वर। स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है, तो स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में कहा जाता है, आपको क्या कहा जाता है, हार्मोनिक्स। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तानपुरे की मंद्र स की तंत्री, तानपुरे की मंद्र स की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है। तो ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, गांधार हो जाएगा। तानपुरे के मंद्र सा के तंत्री से गांधार स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है। 41 है, पंचम षडज से कितनी गुना ऊंचा है। पंचम जो है ये षडज से ऊंचा है कितनी गुना, तो ये ऊंचा है आपको 1.5 गुना। नेक्स्ट है हमारा, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर आधुनिक वीणा सितार के किस पर्दे को भरत का षडज मानते हैं। तो 42 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपको क्या, मंद्र पंचम के पर्दे को। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर आधुनिक वीणा या सितार के मंद्र पंचम के पर्दे को भरत का षडज मानते हैं। 43 है, पाश्चात्य संगीत में शुद्ध दैवत की आंदोलन संख्या कितनी होगी अगर षडज की आंदोलन संख्या 240 हो। तो पाश्चात्य संगीत में शुद्ध दैवत की आंदोलन संख्या पूछा गया है, यदि षडज की 240 हो तब, तो ये कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। 44 है, षडज की आंदोलन संख्या 240 मानने पर पंडित श्रीनिवास के दैवत स्वर की आंदोलन संख्या क्या होगी, तो ये आपको 405 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 45, संगीत पारिजात के अनुसार अगर हम वीणा की तार को 36 इंच का माने तो मेरु से 15 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर होगा। संगीत पारिजात के अनुसार अगर हम वीणा की तार को 36 इंच का माने तो मेरु से 15 इंच की दूरी पर आपको क्या हो जाएगा, दैवत स्वर हो जाएगा। ठीक है। 46 से आपका पंडित अहोबल ने तार षडज तथा मेरु के मध्य में किस स्वर को स्थापित किया है। तो पंडित अहोबल ने तार षडज तथा मेरु के मध्य में मध्यम स्वर को स्थापित किया है। किस स्वर को किया है, मध्यम स्वर को किया है। 47 देख ले हम लोग, तो पंडित अहोबल ने मेरु तथा घुरज के मध्य किस स्वर को रखा है। तो पंडित अहोबल ने मेरु तथा घुरज के मध्य रखे हैं तार षडज को। 48 है हमारा, भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है। तो भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को कहा जाता है षडज। एक पूरे सप्तक का अंतराल कितना माना गया है। तो एक पूरे सप्तक का अंतराल माना गया है आपको कितना, तो 301 सेवट का। ठीक है। 50 है हमारा, एक सप्तक को कितने सेंट में बांटा गया है। तो एक सप्तक को बांटा गया है हमारा 1200 सेंट में। ठीक है। सेंट पद्धति का जनक किसे माना जाता है। तो सेंट पद्धति का जनक माना जाता है एलिस को। 52 हमारा देख ले तो है, पंडित सारंगदेव के अनुसार जहाँ मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचर सके ऐसा स्वर समूह क्या कहलाता है। तो पंडित सारंगदेव के अनुसार जहाँ मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचर सके ऐसा स्वर समूह कहलाता है क्या, तो ये ग्राम कहलाता है। पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है। तो पाश्चात्य संगीत में ग्राम को कहा जाता है स्केल। 54 है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है। तो ग्राम शब्द का सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले हमारे कौन हैं, तो ये मतंग हैं। 55 है, महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है। तो महर्षि भरत ने 2 ग्रामों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है हमारा 56 नंबर, प्रत्येक ग्राम में कितनी श्रुतियाँ होती है। तो प्रत्येक ग्राम में होती है 22 श्रुतियाँ।
57 है षडज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियाँ हैं? तो षडज ग्राम में ऋषभ की श्रुतियाँ कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगी 3। षडज ग्राम में पंचम की श्रुति पर स्थापित था। षडज ग्राम में पंचम स्थापित था आपको किस श्रुति पे? 17वीं श्रुति पे। मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुति से युक्त था? तो मध्यम ग्राम में पंचम युक्त था कितनी श्रुति से फ्रेंड्स? तो ये था 3 श्रुति से युक्त। मध्यम ग्राम में धैवत स्वर की कितनी श्रुतियाँ थी? तो मध्यम ग्राम में धैवत स्वर की टोटल श्रुतियाँ जो थी ये थी आपको 4। 61 नंबर क्वेश्चन देख ले। तो 7 स्वरों के क्रमयुक्त आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? तो 7 स्वरों के क्रमयुक्त आरोह अवरोह को कहते हैं हम लोग क्या? तो मूर्छना कहते हैं। 62 है प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती है? तो प्रत्येक ग्राम से उत्पन्न होती है 21 प्रत्येक ग्राम से पूछ रहा है तो 7 मूर्छना हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छना उत्पन्न होती है। मूर्छनाएं कितने प्रकार की मानी गई है? तो मूर्छना मानी गई है टोटल आपको 4 प्रकार की। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा भरत के अनुसार षडज ग्राम की प्रथम मूर्छना को वीणा के किस स्वर से आरंभ करना चाहिए? तो भरत के अनुसार षडज ग्राम की प्रथम मूर्छना को वीणा के मध्यम स्वर से आरंभ करना चाहिए। षडज तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं अपने प्रकारों के द्वारा कितनी मूर्छनाओं का रूप धारण करती है? षडज तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं अपने प्रकारों के द्वारा 56 प्रकार की मूर्छनाओं का रूप धारण करती है। नेक्स्ट है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन, मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? तो मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना हमारी सौवीरी। 67 है आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छना के स्वरों से मिलते हैं? तो आधुनिक बिलावल राग के स्वर ये मिलते हैं आपको रंजनी मूर्छना के स्वरों से। उत्तर मंद्रा नाक मूर्छना के उत्तर आधुनिक समय के किस राग के सदृश है? तो उत्तर मंद्रा जो मूर्छना है इसका स्वर जो है ये आधुनिक समय के काफ़ी राग के सदृश है। षडज ग्राम की 7वीं मूर्छना का क्या नाम है? षडज ग्राम की 7वीं मूर्छना का नाम है अविरुद्धता। 70 है हमारा षडज ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? तो षडज ग्राम की पहली मूर्छना है हमारी उत्तर मंद्रा। नेक्स्ट है हमारा 71 नंबर, मूर्छनाओं के 4 प्रकारों में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है? तो मूर्छनाओं के 4 प्रकारों में से शुद्धा प्रकार जो है ये भरत मत का नहीं है। 72 है हमारा शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती है वे क्या कहलाती है? तो शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम लोग क्या? तो उसे कहते हैं संतरा मूर्छनाएं। नेक्स्ट है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती है वो कौन सी मूर्छना कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको सकाकली मूर्छना। शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद आ जाएगा तो ये हो जाएगी सकाकली मूर्छना। 74 नंबर क्वेश्चन देख ले हम लोग। तो इसमें पूछ रहा है प्रत्येक मूर्छना के स्वर में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कूट तानें बनती है? प्रत्येक मूर्छना में क्रमशः प्रस्तार करने से आपको बनती है 5040 कूट तानें। ठीक है। द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे माना गया है? तो द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक है हमारा कौन है? तो ये है मतंग। जातियाँ कितनी मानी जाती है? तो जातियाँ मानी जाती है टोटल आपको इसका ई आंसर होगा। ठीक है। भरत नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भरत के काल में किस गायन का प्रचार था? भरत के काल में किस गायन का प्रचार था फ्रेंड्स? तो ये था आपको किस काल का? तो जाति का प्रचार था। किस गायन का प्रचार था? तो जाति गायन का प्रचार था भरत काल में। ठीक है।
78 है सरस ग्राम से कितनी जातियाँ उत्पन्न होती है? सरस ग्राम से उत्पन्न होती है आपको 7 जातियाँ। 79 है मध्यम ग्राम से कितनी जातियाँ उत्पन्न होती है? तो मध्यम ग्राम से उत्पन्न होती है 11 जातियाँ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है सरस ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियाँ कितनी है? तो सरस ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियाँ टोटल कितनी है फ्रेंड्स? तो 4 है। आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।